समुद्र के बीचों बीच फैले इन द्वीपों को दूर से देखने पर सब कुछ शांत और सुंदर लगता है, लेकिन जैसे ही हम करीब जाते हैं एक अलग सच्चाई सामने आने लगती है। ये आइसोलेटेड लैंड मासेस सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे नेचुरल लेबोरेटरीज हैं जहां इंसान और प्रकृति ने अलग अलग रास्तों पर इवॉल्व किया है। हजारों साल तक बाकी दुनिया से कटे रहने के कारण यहाँ रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल, कल्चर और सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज पूरी तरह अलग बन चुकी हैं। और यही आइसोलेशन एक ऐसा फैक्टर बन जाता है जो सिविलाइजेशंस को या तो मजबूत बनाता है या पूरी तरह खत्म कर देता है। धीरे धीरे जब हम जापान की तरफ देखते हैं तो समझ आता है कि आइसोलेशन हमेशा कमजोरी नहीं होती। चारों तरफ ओशन होने के कारण जापान पर बड़े स्केल इन्वेजन्स बहुत कम हुए, क्योंकि इसका जियोग्राफिकल आइसोलेशन एक नेचुरल डिफेंस की तरह काम करता था। इसी दौरान वहां की सोसाइटी ने अपने रूल्स खुद बनाए, सैमुराई कल्चर डेवलप हुआ, डिसिप्लिन और ऑर्डर सोसाइटी का हिस्सा बन गए। लेकिन ये आइसोलेशन पूरी तरह परमानेंट नहीं था। कुछ समय बाद जब बाहरी दुनिया से कांटेक्ट बढ़ा, जापान ने तेजी से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की। 19वीं सदी के मेजी रेस्टोरेशन के दौरान जापान ने वेस्टर्न साइंस और इंडस्ट्री को इतनी तेजी से अपनाया कि वो कुछ ही दशकों में एक एडवांस्ड इंडस्ट्रियल नेशन बन गया। यहाँ आइसोलेशन ने डिले नहीं किया, बल्कि कंट्रोल्ड एक्सपोजर ने ग्रोथ को तेज कर दिया। इसके बाद कहानी एक बिल्कुल अलग दिशा में जाती है जब हम मैडागास्कर की तरफ बढ़ते हैं। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन लाखों साल पहले ये अफ्रीका से अलग हो गया था। इसी आइसोलेशन की वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी पूरी दुनिया से अलग हो गई। यहाँ की लगभग 90% स्पीशीज दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलती। लीमर्स जैसे प्राइमेट्स जो दुनिया के कई हिस्सों में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यहाँ आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आइसोलेशन सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को बदल देता है। लेकिन इसी दौरान यहाँ रहने वाले ह्यूमन कम्युनिटीज को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अडैप्ट करना पड़ा। एग्रीकल्चर, हंटिंग और फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर उनकी डिपेंडेंसी बढ़ी। समय के साथ डिफॉरेस्टेशन ने इकोसिस्टम को बदलना शुरू कर दिया, जिससे सर्वाइवल और भी चैलेंजिंग हो गया। तभी एक और जगह सामने आती है, ईस्टर आइलैंड, जो पैसिफिक ओशन के बीचों बीच स्थित है। ये दुनिया की सबसे आइसोलेटेड इनहैबिटेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। यहाँ के लोग पोलिनेशियन ओरिजिन के थे, जो हजारों किलोमीटर दूर से समुद्र पार करके यहाँ पहुंचे थे। शुरुआत में इस आइलैंड पर डेंस फॉरेस्ट थे, रिसोर्सेज भरपूर थे और पॉपुलेशन स्टेडीली ग्रो कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे ट्रीज को काटकर जायंट मोआई स्टैचूज बनाने का काम बढ़ने लगा। ये स्टैचूज आज भी खड़े हैं, लेकिन इनके पीछे छुपी कहानी काफी डिस्टर्बिंग और कॉम्प्लेक्स है। समय के साथ आइलैंड के ऑलमोस्ट सारे पेड़ खत्म हो गए। ट्रीज खत्म होने का मतलब था बोट्स बनना लगभग बंद हो जाना, फिशिंग सिवियरली लिमिटेड हो जाना, सॉइल इरोजन बढ़ना और एग्रीकल्चर का कोलैप्स होना। कुछ समय बाद सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि फूड शॉर्टेज शुरू हो गई। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि उस समय इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ गए थे। पॉपुलेशन तेजी से गिरने लगी और एक थ्राइविंग सिविलाइजेशन धीरे धीरे कोलैप्स में बदल गई। यहाँ आइसोलेशन ने प्रोटेक्शन नहीं दिया, बल्कि एस्केप का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। इसके बाद जब हम ग्रीनलैंड की तरफ देखते हैं तो एक अलग तरह का स्ट्रगल सामने आता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा आइस से कवर्ड है। यहाँ की इन्यूइट पॉपुलेशन ने एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में सर्वाइवल की स्ट्रैटेजीज डेवलप की हैं। ट्रेडिशनल क्लोथिंग एनिमल स्किन से बनाया जाता था ताकि बॉडी हीट रिटेन हो सके। हंटिंग टेक्निक्स इतनी प्रिसाइज थीं कि लिमिटेड रिसोर्सेज में भी सर्वाइवल पॉसिबल हो सके। लेकिन एग्रीकल्चर यहाँ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। इसका मतलब था कि फूड सप्लाई पूरी तरह हंटिंग और फिशिंग पर डिपेंडेंट थी। इसी दौरान ग्रीनलैंड में एक और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, नॉर्स सेटलर्स का अराइवल। ये लोग आइसलैंड और नॉर्वे से आए थे और उन्होंने फार्मिंग करने की कोशिश की। शुरुआत में कुछ सक्सेस मिली, लेकिन धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज और कूलिंग टेम्परेचर्स ने कंडीशंस को हार्श बना दिया। क्रॉप्स फेल होने लगे, लाइव स्टॉक सर्वाइव नहीं कर पाए और आइसोलेशन के कारण एक्सटर्नल सपोर्ट भी लिमिटेड था। कुछ समय बाद ये सेटलमेंट्स पूरी तरह डिसअपीयर हो गईं। आज तक ये पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया है कि उनका अंत कैसे हुआ, लेकिन उपलब्ध एविडेंस यही संकेत देता है कि एनवायरनमेंट और आइसोलेशन का कंबाइंड इफेक्ट उनके सर्वाइवल के खिलाफ चला गया। धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि आइलैंड्स पर सर्वाइवल सिर्फ रिसोर्सेज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि अडैप्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है।
जापान ने अडेप्टेशन के जरिए आइसोलेशन को एडवांटेज में बदल दिया। ग्रीनलैंड के इनुइट लोगों ने हार्श क्लाइमेट के साथ बैलेंस बना लिया, लेकिन ईस्टर आइलैंड जैसी जगहों पर रिसोर्स मिसमैनेजमेंट और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ने कोलैप्स को ट्रिगर कर दिया। फिर एक और स्पष्ट संकेत मिलता है, टेक्नोलॉजी का अनइवन डेवलपमेंट एक कॉमन ट्रेंड बनकर उभरता है। आइलैंड्स पर टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हमेशा लीनियर नहीं होता। जापान ने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अचीव किया, जबकि ग्रीनलैंड में ट्रेडिशनल सर्वाइवल मेथड्स आज भी रेलेवेंट है। इसका रीजन सिंपल है, एनवायरमेंटल लिमिटेशंस। जहां रिसोर्सेज अलाउ करते हैं वहां एडवांसमेंट पॉसिबल है, जहां नेचर रिस्ट्रिक्ट करता है वहां सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कुछ समय बाद साइंटिस्ट्स ने यह भी ऑब्जर्व किया कि आइसोलेटेड आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों की जेनेटिक्स और हेल्थ पैटर्न्स भी अलग हो सकते हैं। लिमिटेड पॉपुलेशन के कारण जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाती है, जिससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स का रिस्क बढ़ सकता है, जिससे सर्टेन डिजीजेस ज्यादा कॉमन हो सकती हैं। इसी दौरान कल्चरल प्रैक्टिसेस भी डीपली रूटेड हो जाती हैं, क्योंकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि आइसोलेशन सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये बायोलॉजिकल और कल्चरल एवोल्यूशन को भी शेप करता है। इसके बाद जब हम मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ देखते हैं तो ये आइलैंड्स हमें एक वार्निंग भी देते हैं। ईस्टर आइलैंड का कोलैप्स एक स्मॉल स्केल एग्जाम्पल है कि रिसोर्स एग्जॉस्शन क्या कर सकता है। ग्रीनलैंड के नॉर्थ सेटलमेंट्स दिखाते हैं कि एनवायरमेंटल चेंजेस को इग्नोर करना कितना डेंजरस हो सकता है, और जापान का एग्जाम्पल ये बताता है कि सही समय पर अडेप्टेशन ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकता है। धीरे धीरे ये कहानी सिर्फ अलग अलग आइलैंड्स की नहीं रह जाती, बल्कि ये पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की एक झलक बन जाती है। हर आइलैंड एक एक्सपेरिमेंट है, कहीं सक्सेस, कहीं फेलियर और कहीं सर्वाइवल की स्ट्रगल। और ये एक्सपेरिमेंट्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि आइसोलेशन एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, जो आइदर एवोल्यूशन को शेप कर सकता है या डिस्ट्रक्शन को ट्रिगर कर सकता है। इसी दौरान आज भी दुनिया में कुछ ऐसे आइसोलेटेड ट्राइब्स मौजूद हैं जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से ऑलमोस्ट कंप्लीटली कटे हुए हैं। उनकी लाइफस्टाइल, टूल्स और नॉलेज सिस्टम्स हजारों साल पुराने पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। ये हमें दिखाता है कि अगर आइसोलेशन कंटिन्यू रहे तो ह्यूमन सिविलाइजेशन अलग अलग पाथ्स पर डेवलप हो सकती है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली यूनिक। और यहीं पर यह पूरी कहानी एक नए सवाल की तरफ बढ़ती है। अगर मॉडर्न वर्ल्ड का ग्लोबल कनेक्शन टूट जाए तो क्या होगा? क्या हर रीजन एक अलग आइलैंड सिविलाइजेशन बन जाएगा? क्या टेक्नोलॉजी हर जगह समान रूप से सर्वाइव कर पाएगी, या कुछ जगहों पर लोग फिर से बेसिक सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज पर लौट जाएंगे? ये सवाल सिर्फ हाइपोथेटिकल नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री पहले ही हमें इसके आंसर्स दे चुकी है। समुद्र के बीच खड़े ये आइलैंड्स सिर्फ ज्योग्राफी की कहानी नहीं बताते, बल्कि ह्यूमन सर्वाइवल की सीमाओं को उजागर करते हैं। ये दिखाते हैं कि अडेप्टेशन और सर्वाइवल की असली बाउंड्रीज कहां तक जाती हैं। और जब इनकी कहानियां एक साथ जुड़ती हैं तो एक सच्चाई सामने आती है। इंसान हर जगह एक जैसा नहीं रहता। एनवायरनमेंट उसे बदल देता है, आइसोलेशन उसे शेप करता है, और रिसोर्सेज उसकी डेस्टिनी लिख देते हैं। इसी सच्चाई को समझते हुए एक और गहरी परत सामने आती है, टेक्नोलॉजी और सर्वाइवल के बीच का सीधा और क्रिटिकल कनेक्शन। आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों के पास हमेशा लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। यहाँ रोड्स आसानी से एक्सपैंड नहीं होती, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते, और एक्सटर्नल ट्रेड भी हमेशा रिलायबल नहीं होता। इसका सीधा मतलब है कि हर डिसीजन, चाहे वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हो, फिशिंग से या कंस्ट्रक्शन से, सीधे सर्वाइवल को इफेक्ट करता है। इसी दौरान जापान का एग्जाम्पल फिर से सामने आता है, लेकिन इस बार एक अलग एंगल से। 17th से 19th सेंचुरी तक जापान ने खुद को लगभग पूरी तरह दुनिया से अलग कर लिया था, जिसे सकोकू पॉलिसी कहा जाता है। इस आइसोलेशन के दौरान एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत कम था, लेकिन इंटरनल स्टेबिलिटी बनी रही। फिर अचानक 1853 में कॉमोडोर पेरी के अमेरिकन नेवल शिप्स जापान के शोर्स पर पहुंचे तो सेंचुरीज का आइसोलेशन टूट गया। इसके बाद जो जापान ने किया वो हिस्ट्री में रेयर है। उन्होंने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मिलिट्री सिस्टम्स और इंडस्ट्रियल मेथड्स को बेहद तेजी से अडॉप्ट किया कि कुछ ही दशकों में वो एक ग्लोबल पावर बन गए। यहाँ आइसोलेशन ने नॉलेज को रोका जरूर, लेकिन कोलैप्स नहीं किया, बल्कि सही समय पर एक्सपोजर ने एक्सप्लोजन जैसी ग्रोथ दी। इसके बाद ग्रीनलैंड की रियलिटी और भी हार्श लगने लगती है। यहाँ सर्वाइवल का मतलब है एक्सट्रीम कंडीशंस के साथ कांस्टेंट स्ट्रगल। इनुइट कम्युनिटीज ने सी आइस पर हंटिंग टेक्निक्स डेवलप की। सील्स और वेल्स उनके प्राइमरी फूड सोर्सेज बने। ट्रेडिशनल कायाक्स और हार्पून्स सिर्फ टूल्स नहीं थे, बल्कि सर्वाइवल सिस्टम का कोर हिस्सा थे। लेकिन जैसे ही क्लाइमेट चेंज ने आर्कटिक रीजन को इंपैक्ट करना शुरू किया, सी आइस कम होने लगी। इसका सीधा असर हंटिंग पैटर्न्स पर पड़ा।
कुछ समय बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे स्नोमोबाइल्स और राइफल्स आए, लेकिन इसके साथ एक नई डिपेंडेंसी भी उभर कर सामने आई, फ्यूल और एक्सटर्नल सप्लाई चेन्स पर बढ़ती रिलायंस। यहाँ टेक्नोलॉजी ने सर्वाइवल को आसान बनाया, लेकिन इंडिपेंडेंस को कम कर दिया। इसी दौरान मैडागास्कर में एक अलग तरह का बदलाव देखने को मिलता है। यहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ फॉरेस्ट्स तेजी से कट होने लगे। सैटेलाइट डेटा ये दिखाता है कि पिछले कुछ सदियों में मैडागास्कर का एक बड़ा हिस्सा डिफॉरेस्टेशन का शिकार हुआ है। इसका असर सिर्फ वाइल्ड लाइफ पर नहीं पड़ा, बल्कि सॉइल फर्टिलिटी पर भी पड़ा। एग्रीकल्चर डिफिकल्ट होता गया, वाटर साइकिल्स डिस्टर्ब होने लगे और लोकल कम्युनिटीज को नए सर्वाइवल मेथड्स ढूंढने पड़े। कुछ रीजन्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन अपनाया गया, जहां लोग कुछ साल फार्मिंग करते हैं और फिर नई जगह मूव करते हैं ताकि सॉइल रिकवर कर सके। लेकिन पॉपुलेशन प्रेशर के कारण ये साइकिल भी अनस्टेबल होता जा रहा है। फिर कहानी वापस ईस्टर आइलैंड की तरफ मुड़ती है, लेकिन इस बार फोकस है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर। साइंटिस्ट्स ने सॉइल सैंपल्स, पोलन डेटा और कार्बन डेटिंग टेक्निक्स का यूज करके ये पता लगाया कि डिफॉरेस्टेशन अचानक नहीं हुआ था, बल्कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। पॉलिनेशियन रैट्स जो शुरुआती सेटलर्स के साथ आए थे, उन्होंने ट्री सीड्स को खाकर फॉरेस्ट रीजनरेशन को रोका। इसका मतलब है कि कोलैप्स सिर्फ ह्यूमन एक्शंस का रिजल्ट नहीं था, बल्कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का कंबाइंड आउटकम था। कुछ समय बाद जब यूरोपियंस वहां पहुंचे, तब पॉपुलेशन ऑलरेडी ड्रास्टिकली कम हो चुकी थी। डिजीजेस और स्लेव रेड्स ने सिचुएशन को और वर्स कर दिया। यहां आइसोलेशन ने एक्सटर्नल हेल्प को इम्पॉसिबल बना दिया और इंटरनल इम्बैलेंस ने कोलैप्स को अनअवॉइडेबल बना दिया। धीरे धीरे ये साफ होता है कि आइलैंड्स पर सर्वाइवल सिर्फ एनवायरनमेंट के साथ नहीं, बल्कि टाइमिंग के साथ भी जुड़ा होता है। अगर सही समय पर सही एडेप्टेशन हो जाए तो ग्रोथ पॉसिबल है, अगर डिले हो जाए तो कोलैप्स ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है। यही पैटर्न बार बार अलग अलग जगहों पर रिपीट होता है। इसके बाद साइंटिस्ट्स ने एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया, एडवांस्ड नेविगेशन स्किल्स। पॉलिनेशियन सेलर्स जिन्होंने पैसिफिक ओशन के हजारों आइलैंड्स को डिस्कवर किया, उन्होंने बिना मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के ओशन करंट्स, विंड पैटर्न्स और स्टार्स का यूज करके नेविगेशन सीखा। ये नॉलेज पीढ़ी कर पीढ़ी ओरल ट्रेडिशन के जरिए ट्रांसफर होता रहा, बिना किसी फॉर्मल रिटन सिस्टम के। लेकिन जैसे ही कुछ आइलैंड्स आइसोलेटेड हो गए और इंटर आइलैंड ट्रैवल कम हो गया, ये स्किल्स धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगी। इसका मतलब है कि नॉलेज भी आइसोलेशन में सर्वाइव नहीं करता, उसे लगातार प्रैक्टिस और शेयरिंग की जरूरत होती है। इसी दौरान मॉडर्न दुनिया में सैटेलाइट्स और ग्लोबल कम्युनिकेशन ने आइसोलेशन को लगभग खत्म कर दिया है। आज जापान, ग्रीनलैंड और मैडागास्कर ऑल ग्लोबली कनेक्टेड सिस्टम्स का हिस्सा है। लेकिन फिर भी जियोग्राफी पूरी तरह इररिलेवेंट नहीं हुई है। ग्रीनलैंड आज भी सप्लाई चेन्स पर हेविली डिपेंडेंट है। मैडागास्कर आज भी इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहा है और जापान, डिस्पाइट बीइंग हाईली एडवांस्ड, नेचुरल डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक्स और सुनामीज के साथ लगातार डील करता है। इसका मतलब है कि आइसोलेशन का इम्पैक्ट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बस उसका फॉर्म बदल गया है। फिर एक और सवाल उठता है, क्या आज भी ऐसे प्लेसेस हैं जहां आइसोलेशन पूरी तरह इंटैक्ट है? जवाब है हाँ। अंडमान आइलैंड्स में सेंटिनलीज ट्राइब इसका सबसे क्लियर एग्जाम्पल है। ये लोग एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट को कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज भी उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं ताकि उनकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब ना हो। उनका सर्वाइवल सिस्टम हजारों साल पुराने पैटर्न्स पर बेस्ड है, हंटिंग, गैदरिंग और लिमिटेड टूल्स। ये हमें दिखाता है कि इवन टुडे ह्यूमन सिविलाइजेशन मल्टीपल टाइमलाइंस पर एग्जिस्ट कर रही है। कुछ प्लेसेस हाईली एडवांस्ड है और कुछ ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। कुछ समय बाद रिसर्चर्स ने यह भी समझा कि आइलैंड्स क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को सबसे पहले और सबसे तीव्र रूप में महसूस करते हैं। राइजिंग सी लेवल्स छोटे आइलैंड्स को डायरेक्टली थ्रेटन करते हैं। पैसिफिक और इंडियन ओशन के कई आइलैंड्स ऑलरेडी फ्लडिंग और लैंड लॉस का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आइसोलेशन अब सिर्फ सर्वाइवल का चैलेंज नहीं रहा, बल्कि एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन बनता जा रहा है। धीरे धीरे जैसे ये सारी कहानियां एक साथ जुड़ती हैं, एक पैटर्न क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। इंसान अपने एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को बदल लेता है, लेकिन हर जगह अडैप्टेशन सक्सेसफुल नहीं होता। कहीं ये ग्रोथ में बदल जाता है, कहीं ये सर्वाइवल स्ट्रगल बन जाता है और कहीं ये कंप्लीट कोलैप्स में खत्म हो जाता है। फिर अंत में जब हम इन आइलैंड्स को एक साथ देखते हैं तो ये सिर्फ अलग अलग लोकेशंस नहीं रह जाते, बल्कि एक इंटरकनेक्टेड टाइमलाइन बन जाते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। ईस्टर आइलैंड हमें पास्ट का वार्निंग देता है, ग्रीनलैंड हमें प्रेजेंट का स्ट्रगल दिखाता है, जापान हमें अडैप्टेशन की पावर दिखाता है और आइसोलेटेड ट्राइब्स हमें एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी दिखाते हैं, जहां दुनिया आज भी अलग तरीके से चल रही है।
जैसे जैसे ये पूरी चर्चा अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ती है, एक बात स्पष्ट हो जाती है। द्वीप केवल समुद्र में मौजूद लैंड मासेस नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम्स हैं जहां हर डिसीजन, हर चेंज और हर लिमिटेशन सीधे ह्यूमन लाइफ को प्रभावित करता है। यहां मिस्टेक्स जल्दी सामने आती हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी तुरंत दिखाई देते हैं। इन आइलैंड्स से पता चलता है कि सर्वाइवल सिर्फ ताकत पर नहीं, बल्कि सही बैलेंस पर डिपेंड करता है। रिसोर्सेज और पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट और अडेप्टेशन व टाइमिंग के बीच सही तालमेल जरूरी है। इसी कारण आइसोलेटेड रीजन्स इतने महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे एक कंडेंस्ड सिस्टम की तरह काम करते हैं, जहां हर गलती का प्रभाव बढ़ जाता है और हर सही डिसीजन लंबे समय तक स्टेबिलिटी बनाए रख सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।